वैसे तो कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान करते हो तो आप एग्जाम से बाहर हो सकते हो। आज की इस वीडियो में ऐसी ही 10 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप उसको अपनी तैयारी के दौरान करते हैं तो हो सकता है कि आप एग्जाम से बाहर हो जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो में सिर्फ गलतियों के बारे में नहीं बताऊंगा, उन गलतियों से रिलेटेड कैसे उन गलतियों से बचें, उनका समाधान क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर हम बात करें सबसे पहली गलती की, तो सबसे पहली गलती होती है जो बच्चे करते हैं, अपने सिलेबस को देखते ही नहीं है। एग्जाम आया, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, फॉर्म भरते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यूट्यूब फॉलो करते हैं, यहां फॉलो करते हैं, वहां फॉलो करते हैं, लेकिन कभी अपना सेल्फ स्टडी में वो लोग सिलेबस चेक ही नहीं करते कि उनका सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपका एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और उसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका एक चेकलिस्ट बनाओ, या सिलेबस जो होता है उसका एक प्रिंट आउट निकालो और जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे आप चिपका दो। और डेली बेसिस पे जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो आपको करना क्या है कि उसको टिक कर देना है कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और उस चैप्टर से रिलेटेड आप देख लो कि जितने भी तरीके के सवाल बनते हैं वो सारे सवालों को आप अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं। तो जो सबसे पहली गलती है वो है आप अपना सिलेबस नहीं देखते हो। इसके लिए आपको बस करना है कि अपना सिलेबस का एक प्रिंट आउट जहां पे भी आप स्टडी करते हो वहां पे लगा लो और जैसे जैसे वो कंप्लीट होता जाए उसको टिक करते हुए चले जाओ। अगर हम लोग बात करें दूसरी गलती की, तो दूसरी गलती ये है, सबसे बड़ी गलती मैं अगर बोलूं तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी गलती ये है कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट सही से नहीं करते हो कि कब क्या सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है। यही गलती आप एग्जाम के दौरान भी करते हो। जब आपका एग्जाम नजदीक आता है तो भी इसी तरीके का जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है, इसकी वजह से आप एग्जाम में बाहर हो सकते हो। तो आपको अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनाना चाहिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी भी, और जब एग्जाम नजदीक होता है तो उस समय भी जो अपना टाइम टेबल है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर आप समय दें, प्रॉपर उसकी प्लानिंग करें और अच्छे से टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई करें। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सब्जेक्ट सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं और दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते, तो ये पूरे टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना चाहिए, अच्छे से टाइम प्लानिंग करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्टिक करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर हम लोग बात करें तीसरी गलती की, तो बच्चे रिवीजन ही नहीं करते। जैसे मैंने बोला, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी गलती है और उसमें जो सबसे बड़ी दूसरी गलती है वो है रिवीजन ना करना। अब रिवीजन ना करना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रिवीजन करना, चलो ठीक है रिवीजन कर लेंगे, लेकिन उनको बहुत सारे बच्चों को रिवीजन सही करने का सही तरीका भी नहीं मालूम है। वो क्या करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ते, दूसरा चैप्टर पढ़ते, तीसरा चैप्टर पढ़ते, चौथा चैप्टर पढ़ते, पांचवा चैप्टर पढ़ते, सोचते हैं कि जब मैथ पूरा खत्म हो जाएगा, रीजनिंग पूरा खत्म हो जाएगा, जीके पूरा खत्म हो जाएगा, तब रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं होता। रिवीजन करने का मतलब यह है कि आपको रेगुलर बेसिस पे, जैसे अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हो तो डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा आपको रिवीजन करना है। मतलब जो भी आप पढ़ चुके हो डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करते रहना है, उसको पुनरावलोकन उसका करते रहना है, ताकि आप उसको मेंटेन रख सको। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो आपके दिमाग में सस्टेन रहे, हमेशा के लिए याद हो जाए। उसके लिए आपको हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए। और मैं बोलूंगा बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम में बाहर हो जाते हैं। मेरे को मालूम है कि जितनी भी गलतियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे समझदार होते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो समझदार बच्चे हैं वो भी इनमें से कोई ना कोई एक गलती, 2 गलती जरूर करते हैं। अगर हम लोग बात करें अगली गलती की, तो मैंने ज्यादातर देखा है, बहुत सारे बच्चे मेरे से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, वो सीधे सीधे एक ही लाइन बोलते हैं, सर हम आप पे डिपेंडेंट है, जो आप बोलोगे सर हम वो करेंगे। मतलब वो क्या होता है कि जहां से भी कोर्स लेते हैं या पढ़ते हैं या कोचिंग से पढ़ रहे होते हैं, तो पूरा जो भार है वो कहते हैं कि सर आप संभाल लो, सर सब कुछ आप ही अन्नदाता हो, आप ही से पढ़ा, सर आप ही मेरा ख्याल करो। मैं बता दूं, ज्यादा आपको कोचिंग पे निर्भर नहीं होना चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोचिंग है या जो शिक्षक है जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, वो आपको चलना सिखा सकता है, दौड़ना आपको खुद सीखना पड़ेगा। मैं अपनी क्लासेस में रेगुलर ये बात कहता भी रहता हूं कि टीचर आपको गाइड करेगा, करना आपको खुद पड़ेगा। तो आपको अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी प्लान करनी होगी। जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको टाइम मैनेज करना होगा, आपको सिलेबस चेक करना होगा। टीचर बस आपको पढ़ाएगा कि ये कंटेंट है, ऐसे समय में ऐसे ये पढ़ना चाहिए, बाकी करना आपको खुद पड़ेगा। टीचर आपको 1 सवाल कराएगा, 10 सवाल आपको अपने से करना पड़ेगा। दैट इज सेल्फ स्टडी। आपको अपने पे ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा टीचर की गाइडेंस के साथ में, ठीक है। अगर हम बात करें अगली गलती की, ये भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। कुछ बच्चे मिस्टेक नहीं करते, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसमें भी 2 तरीके की गलती होती है।
समझदार बच्चे भी ये गलती करते हैं और नासमझ बच्चे भी गलती करते हैं। और कुछ ऐसे समझदार होते हैं जिनके पास में समय कम होता है, और ये एक ऐसा टूल है जिसका वो फायदा उठा के एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास समय ज्यादा होता है, लेकिन पढ़े लिखे भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन ये गलती फिर भी उनसे हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में मॉक टेस्ट नहीं लगाते। कई सारे बच्चे तो मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते, पर्याप्त मात्रा की तो बात ही ना की जाए। तो कभी भी अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम पैटर्न यह है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो आपको उसी पैटर्न पे, एक्चुअल पैटर्न पे, डेली बेसिस पे, जब भी आपका 60 से 70% का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, डिपेंड करता है कि आप कैसे हो पढ़ने में, 70% हो जाए, 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए। और वो मॉक टेस्ट रेगुलर होना चाहिए। फिर वो जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो आपको आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस, बहुत सारा चीज आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमको सब कुछ आता है, हम सारा सवाल लगा लेते हैं, लेकिन अगर उनको एक्चुअल एग्जाम में बैठा दिया जाए तो वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक बच्चा जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट है, उसने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है और एग्जाम देने चला गया है। एक दूसरा बच्चा है जिसने 70 से 80% का सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन ढेरों कई सारे मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा रखा है, मॉक टेस्ट भी लगा रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे का सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट है वो एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएगा, और जो बच्चे का 100% सिलेबस कंप्लीट है वो एग्जाम से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। जब वो एग्जाम में बैठेगा, कंप्यूटर में कैसे माउस चलता है, कैसे क्वेश्चन चेंज होता है, एक ऑप्शन को टिक करने में कितना समय लगता है, क्वेश्चन को स्क्रॉल किधर से किधर करना होता है, उसका आइडिया ही नहीं है। और जैसे वो करना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट होता है, और प्रेशर बिल्ड होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो सवाल आपसे लगेंगे नहीं और आप एग्जाम में बाहर हो जाते हो। तो पर्याप्त मात्रा में मॉक टेस्ट लगाएं, जितना अधिक से अधिक लगा सकते हैं। जो बच्चे 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, और जो टॉपर होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस सिर्फ इसी मॉक टेस्ट का होता है, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। जो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाता है वो धीरे धीरे उतना ही ऊपर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे और अपने पढ़ाई के दौरान वो पर्याप्त मात्रा में मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिससे उनको एग्जाम के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रेशर बिल्ड ना हो और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहे। अगर हम लोग अगली गलती की बात करें तो पढ़ाई के दौरान जनरली सभी से यह गलती होती है कि जो उनके मजबूत चैप्टर होते हैं वो सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, जो उनके कमजोर चैप्टर होते हैं उनको छोड़ देते हैं। हालांकि कई बार इसका बहुत फायदा भी मिलता है, लेकिन कई सारे एग्जामों में इसका बहुत सारा नुकसान भी होता है। डिपेंड करता है कि वो सिलेबस जो है या टॉपिक जो है वो एग्जाम में कितना उसका वैल्यू है। अगर उसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, अगर उसका वैल्यू कम है तो उसका इंपैक्ट कम रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस एंड एग्जाम। किसी किसी एग्जाम में इस चीज का फायदा मिलता है, किसी किसी एग्जाम में इस चीज का फायदा नहीं मिलता। तो आप कोशिश करो कि जो आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं, अगर वो एग्जाम में उनका वेटेज बहुत ज्यादा है तो आप उनको भी समय दो। ऐसा नहीं कि जो आपके टॉपिक अच्छे हैं सुबह से लेकर शाम तक आप उन्हीं को पढ़ रहे हो, वो आपको चैप्टर भी आता है, बार बार उसी के सवाल भी लगा रहे हो। तो बेहतर यह है कि उसका कुछ समय निकाल के उन सब्जेक्ट को दे दो जिनका जो आपको नहीं आते हैं, जिनमें आप कमजोर हो, ताकि धीरे धीरे वो भी आपका बिल्ड हो सके। तो इसके लिए क्या है कि आप अपने सिलेबस में देखो कि सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, और उस वेटेज के हिसाब से आप ये डिसाइड करो कि हाँ ठीक है, इस सब्जेक्ट को हमको फोकस करना है कि नहीं करना है। अगर हम बात करें अगली गलती की, तो ये भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे अब ये अवेयर हो रहे हैं। बहुत कम बच्चे ये गलती करते हैं कि पिछले साल के पेपर वो नहीं लगाते। कई सारे बच्चे पिछले साल के पेपर लगाते हैं, देखते हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये पिछले साल आया था, अब नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपको एनालिसिस करने में कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो यही होता है। यही आपको गाइड करता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, यही आपको गाइड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, एग्जाम में किस तरीके के सवाल आते हैं। यही आपको यह भी गाइड करता है कि अगर मान लो आपके एग्जाम में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मैथ की बात करो, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन 25 क्वेश्चन में क्वेश्चन के लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, कि 10 क्वेश्चन आसान रहते हैं, 5 क्वेश्चन टफ रहते हैं, 2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहते हैं। वो एनालिसिस आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे। जनरली जो प्रीवियस ईयर पेपर में जितना भी आप स्कोर कर रहे होते हो, एग्जाम जब आता है आप उससे थोड़ा बहुत 2-4 नंबर कम ही स्कोर करते हो, तो ये आपको बहुत अच्छे से आइडिया देता है कि आपका एग्जाम में एक्चुअल कितना स्कोर बन सकता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी पर्याप्त मात्रा में लगाओ, जितने अधिक से अधिक लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर हम बात करें अगली गलती की, तो बहुत सारे बच्चे, जो अभी हम लोग जितनी सारी गलतियों की बात कर चुके हैं, उनमें से कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वो करते हैं जिसका रिजल्ट ये है
ये गलती तब आती है जब पीछे जो हम लोगों ने काम किया है अगर वो काम नहीं करते, तो ये गलती निकल के आती है कि अंत में हमारे पास में समय कम बचता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट अगर किसी का पुअर है, किसी ने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया है, किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, किसी ने प्रीवियस ईयर नहीं लगाया है, तो अंत में क्या है कि उसके पास नॉलेज कम रहता है और एग्जाम जब नजदीक आता है तो वो क्या करता है, अब वो सब कुछ रटने की कोशिश करता है, सोचता है कि मैं सब याद कर डालूंगा, सब याद कर डालूंगा। लेकिन याद करने से, बहुत ज्यादा रट्टा मारने से दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, चीजें याद नहीं होती, दिमाग पे प्रेशर बिल्ड होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो पीछे हम लोगों ने बातें की हैं वो सारी गलतियों को अगर आप अवॉइड करोगे तो ये गलती ऑटोमेटिक आपसे नहीं होगी। मतलब इसका सोल्यूशन अलग से कुछ नहीं करना है, जो हम पीछे कर चुके हैं अगर उन्हीं को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे तो ये गलती आपसे नहीं होगी और आप एग्जाम में इस चीज से बच जाओगे। अगर उसके बाद भी अगर ऐसा कोई बच्चा है, जो कई बार ऐसा होता है एग्जाम आता है तो रटने की कोशिश करता है, ज्यादा रटने पे फोकस नहीं करना है, स्टार्ट से आप प्लान करो, स्टार्ट से अच्छे से पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ, तो आपसे ये गलती नहीं होगी। एक और बहुत बड़ी गलती है, इस गलती में मैं दो लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं, एक जो ये गलती करते हैं और दूसरे वो लोग जो इस गलती को प्रमोट करते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े टीचर्स को देखा है ऐसा कहते हुए कि मैं अपने पढ़ाई के दौरान 3 घंटे पढ़ता हूं, 4 घंटे पढ़ता हूं, मतलब 3 घंटे सोता हूं, 4 घंटे सोता हूं। आपको भी अगर अपनी तैयारी ऐसे ही करनी है तो आपको भी ऐसा करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है लोगों पे, किसी किसी को ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि भाई कम नींद लेने से उसके दिमाग पे, उसके सेहत पे कोई फर्क ना पड़ता हो, बीमार ना पड़ता हो सकता है उसका शरीर ऐसा हो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में नींद चाहिए होती है, जो साइंटिफिक है। मैं साइंटिफिक की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। साइंस जो कहता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। साइंस ये कहता है कि अगर आपके दिमाग को तेज चलाना है, प्रॉपर जो उसका एफिशिएंसी अगर उससे काम करना है, तो आपको पर्याप्त मात्रा में नींद चाहिए होगी। इसके लिए आप, बहुत सिंपल है, टेस्ट कर सकते हो। 2 दिन आप अपना खुद से टेस्ट करो कि ये आपके लिए किस तरीके से वर्क करता है, कि आपको 4 घंटे सोना चाहिए, 5 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए। आप डेली अपना रूटीन चेंज कर लो, एक दिन 6 घंटे सो लो, एक दिन 7 घंटे सो लो, एक दिन 8 घंटे सो लो। आप जब सुबह उठो तो आप अपने माइंड का फ्रेशनेस देखो, आप कितना फ्रेश फील कर रहे हो, कितनी तेजी से सारी चीजें आप अब्जॉर्व कर पा रहे हो, कितनी तेजी से आप सारी चीजें सीख पा रहे हो। तो कोई एक ऐसा समय आपको मालूम चलेगा, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूं, तो आपको एक ऐसा समय मालूम चलेगा, अच्छा हाँ ठीक है, अगर मैं 6 घंटे डेली सोता हूं तो मेरा एकदम दिमाग प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, और बस वही आपको डिसाइड करना है कि बस अब मुझे डेली इतने ही घंटे की नींद लेनी है। और बाकी समय में कई बार ऐसा होता है आदमी 4 घंटे सोता है और 16 घंटे पढ़ता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो 8 घंटे सोते हैं और 10 घंटे पढ़ते हैं। एक आदमी 16 घंटा पढ़ता है और एक आदमी 10 घंटा पढ़ता है। 16 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन अगर दिमाग में कोई बात नहीं जा रही तो 16 घंटे का कोई फायदा नहीं है। 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन सारी बातें दिमाग आपका ऑब्जर्व कर ले रहा है, सीख ले रहा है, तो 10 घंटा भी आपका फ्रूटफुल है, मतलब हेल्दी है, आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा। तो आप अपनी दिनचर्या को बड़े आसानी से सेट कर सकते हो। 2-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आप ये ट्रायल करके देख सकते हो कि कितनी नींद आपके लिए पर्याप्त है, और उतनी ही नींद डेली बेसिस पे फिक्स कर लो। उसी के हिसाब से अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर लो और धीरे धीरे आपके उसमें आ जाएगा। आप अपने दिनचर्या में योगा शामिल कर सकते हो। खान पान में डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है। कोशिश करो कि जितना हेल्दी फूड ले सकते हो, ड्राई फ्रूट, हरी सब्जी खाने में लो। हेल्दी खाना अगर रहेगा तो आपको फायदा मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपकी फैमिली कंडीशन, पैसे की कंडीशन कैसी है। अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ना कि अंतिम है लेकिन सबसे कम नहीं है। सबसे बड़ी यही है कि लोग गलती तो करते हैं लेकिन गलती के बारे में एनालिसिस ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, हमसे गलती हो ही नहीं सकती। अगर कोई आदमी ये सोच ले कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे कम पढ़ने वाला बच्चा हो, मैं सही बता रहा हूं, अगर वो ये सोच लेगा कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती तो वो सुधार भी नहीं कर पाएगा। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। आपको हमेशा एनालिसिस करना चाहिए, क्या हमसे कोई एक गलती हो रही है, कोई भी गलती हो रही, कितने तरीके की गलतियां हो सकती हैं। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है आप इसको भी चेक कर सकते हो, अपने इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने दीवार पे लगा सकते हो, आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो, क्या इनमें से मैं कोई गलती कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। तो आपको अपनी गलतियों को भी एनालिसिस करते रहना पड़ेगा कि हाँ मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। ये भी एक गलती होती है कि अपनी गलती का एनालिसिस ही ना करना।
आप अपनी गलतियों के बारे में परीक्षण करो। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा बनना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, चेक करो कौन सी गलती कर रहे हो और उसको सुधार करो। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये जितनी भी बातें की हैं एकदम जनरल बातें हैं, सब अपने आप लाइफ से, अपनी पढ़ाई से ज्यादातर बच्चे आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ठीक है सर, मुझे मालूम है कि यहां पे मैंने गलती कर रखी, यहां पे मैंने गलती कर रखी, यहां पे मैंने गलती कर रखी है। जो बच्चों ने एग्जाम दिया होगा वो इस चीज को ज्यादा समझ पाएंगे। जो बच्चे अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम अभी तक नहीं दिए हुए हैं, अगर वो मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं तो भरोसा करें, वरना अगर वो एग्जाम देंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, सर ने बताया था, अगर हम फॉलो कर लेते तो हमारा ये फायदा होता। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं टीचर हूं, बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, एक्सपीरियंस है तो मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये अगर सारी गलतियों को एक बार फिर से बात करें तो हमारी 10 गलतियां हैं, कॉमन गलतियां हैं जो सभी लोग करते हैं। सिलेबस नहीं देखते प्रॉपर, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं रहता, रिवीजन नहीं करते रेगुलर बेसिस पे, कोचिंग पे ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, सिर्फ जो उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं पे फोकस करते, कमजोर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते, पिछले ईयर्स के पेपर्स नहीं लगाते, परीक्षा से पहले बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करते हैं। ये जो गलती है ये प्रीवियस गलतियों का एक परिणाम होता है। हेल्थ और नींद पे, स्लीप पे ध्यान नहीं देते, इस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे आखिरी में मैंने बोला, जो अपनी गलतियां हैं उन गलतियों का एनालिसिस भी आपको साथ में करते हुए चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए एग्जाम में सिलेक्शन से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि ठीक है सर, हमको इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो कर सकते हो। जैसे जो भी हमने गलतियों के बारे में बात की, अगर आप चाहते हो इनमें कोई एक ऐसी गलती जो आप करते हो और आप चाहते हो कि उसका डिटेल एनालिसिस कर दो कि सर इसको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, जनरली वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और भी साथी अगर आपके साथ में तैयारी करते हैं, आपके परिवार में कोई तैयारी करता है तो उसके साथ ये वीडियो को जरूर साझा करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।